आगे ट्यूब्स है, एक रेस्पिरेटरी ट्यूब है और दूसरा डाइजेस्टिव ट्यूब है। तो फूड सिर्फ डाइजेस्टिव ट्यूब और इसोफेगस के अंदर जाएगा और ट्रैकिया और विंड पाइप के अंदर फूड इंटर नॉर्मली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे एक इनवॉलंटरी एक ऑटोनॉमिक जैसे रिफ्लेक्स मौजूद है, जिसके हवाले से क्या होता है, सबसे पहले जैसे आप देखिए, अज्यूम करें कि जैसे फूड इंटर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, आप जैसे नॉर्मल है, तो मीन्स उस वक्त हमेशा इपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में होता है। जब इपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में होता है तो फेरेंक्स एंड गिलाटिस जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं और फेरेंक्स के जरिए जैसे देन एयर जो है एयर ट्यूब में जाती रहती है। तो जैसे ही हम जैसे स्वाल्विंग एक्शन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इपिग्लाटिस डाउन हो जाता है। इपिग्लाटिस जैसे डाउन होगा तो गिलाटिस जो अप हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कनेक्शन जैसे फेरेंक्स से आप ऐसे समझे कि खत्म हो गया तो देन जो फेरेंक्स एंड डाइजेस्टिव ट्यूब जो आपस में जो इनका जैसे लिंक हो गया और जैसे फूड जो है अब डाइजेस्टिव ट्यूब में आता है। एसटीपी के अंदर बहुत ही अच्छी पॉइंट्स है, जैसे उनके हवाले से हमने कल भी इलस्ट्रेशन में देखा था कि जैसे स्वाल्विंग मैकेनिज्म में जो इनवॉलंटरी है, सबसे पहले इपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में होता है, हमेशा इपिग्लाटिस एलिवेटेड और अप पोजीशन में होता है। टंग फोर्सेस द बोलस अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेस एंड क्लोज द नेजल कैविटी। और उसके बाद जैसे आप दूसरी पोजीशन में ये देख रहे हैं कि जैसे ये फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स एंड जो ट्रैकिया और विंड पाइप है ये ओपन है। जैसे गिलाटिस इस वक्त जो ओपन है, गिलाटिस ओपन है बिकॉज इपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में है। तो एपिग्लाटिस एलिवेटेड पोजीशन में फेरेंक्स के बाद जैसे गिलाटिस जो ओपन है, ये फेरेंक्स हुआ, फेरेंक्स पार्ट, और देन जो गिलाटिस ओपन है और एयर अंदर जा रही है, बट फूड जैसे नहीं जा रहा। उसके बाद जैसे बोलस जो है फेरेंक्स तक आता है, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट इवेंट के अंदर जैसे इपिग्लाटिस इज पुश्ड फ्लैट ओवर गिलाटिस, इपिग्लाटिस इज पुश्ड फ्लैट ओवर गिलाटिस, गिलाटिस के, और उसके बाद जैसे देखिए ये गिलाटिस जो है बिल्कुल अलग हो गई, सेपरेट हो गई, और बोलस और यहाँ पे ये जो पार्ट था ये फेरेंक्स का पार्ट था। तो फेरेंक्स और ये जो गिलाटिस और देन ये ट्रेकिया, इनका जो जैसे ये बीच में जैसे इपिग्लाटिस आ गया, तो इपिग्लाटिस आने के बाद जो बोलस होता है वो सिर्फ डाइजेस्टिव ट्यूब में ही जाता है, एयर ट्यूब और ट्रेकिया के अंदर नहीं जाएगा। इपिग्लाटिस इज पुश्ड फ्लैट ओवर the glottis by upward movement of the larynx so that the food does not enter into the windpipe or trachea। इसमें क्या हुआ है कि एक एपिग्लाटिस डाउन हुआ है और ग्लाटिस अप हुआ है एंड क्लोज हो गई। ये जब स्वाल्विंग मैकेनिज्म होगी तो उस वक्त ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्वाल्विंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त एपिग्लाटिस डाउन हुआ और ग्लाटिस अप हुआ, यानी इससे अलग हुआ, फेरेंक्स से अलग हुआ, और ये ग्लाटिस अब जो क्लोज हो गया। गिलाटिस को आप कैसे समझेंगे? गिलाटिस इज जस्ट ओपनिंग, एक ओपनिंग है जिसके जरिए जैसे एयर जो है अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है? जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप के जरिए ट्रेकिया और विंड। गिलाटिस एक ओपनिंग है, लैरिंक्स रीजन है, वॉइस बॉक्स, उसके अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं, वोकल कार्ड्स के दरमियान जो स्पेस और गैप बनता है उसे गिलाटिस कहते हैं। ये जस्ट ओपनिंग के तौर पे काम करता है और उसमें जैसे एयर जो है आगे जो है ट्रेकिया की तरफ है। तो गिलाटिस अप हो गया एंड क्लोज हो गया और एपिग्लाटिस डाउन हुआ, तो रिजल्ट क्या हुई? रिजल्ट ये हुई कि इसोफेगस जो है ये ओपनिंग, जैसे इसोफेगस यहाँ पे जैसे ट्यूब जो आगे जो है उसके लिए जो है बोलस का ये पाथवे मिल गया और देन बोलस जो है इसोफेगस के अंदर गया। मोरओवर एक और भी मजीद इलस्ट्रेशंस देखते हैं कि अगर आप कहीं से भी स्वाल्विंग मैकेनिज्म जो है आप समझ सके। ये दोनों डायग्राम्स साथ हैं जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं कि गिलाटिस जैसे ये ओपन है, जैसे बोलस अभी जो है ओरल कैविटी के अंदर है, तो उस वक्त जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फेरेंक्स पार्ट है, फेरेंक्स एंड देन गिलाटिस का कनेक्शन है और जस्ट ईयर ही इसमें जैसे पास हो रही है। तो फूड इसमें इस वक्त जैसे लाइक जैसे वो नहीं है, अभी फूड च्यूड फूड जो अभी सिर्फ ओरल कैविटी के अंदर है। तो उस वक्त क्या है? उस वक्त ये आप देखें एपिग्लाटिस अप है और गिलाटिस जो है जैसे ये गिलाटिस जैसे डाउन है और ये गिलाटिस ओपनिंग है, खुला हुआ है और ट्रेकिया के अंदर एयर जा रही है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, जैसे आप ग्रीन कलर का दैट इज द बोलस, बोलस जैसे फेरेंक्स रीजन के अंदर आया तो ये देखिए एपिग्लाटिस डाउन हो गया,
गिलाटिस क्लोज हो गई, गिलाटिस क्लोज हो गई। अब जैसे वहां पे दोनों डायग्राम को आप कंपेयर करें, दोनों डायग्राम को आप कंपेयर करेंगे, जैसे ये फेरेंक्स पार्ट है, ये गिलाटिस है, तो बीच में ये क्या आ गया, ये एपिगिलाटिस डाउन हुआ। इसमें क्या देखें, ये फेरेंक्स पार्ट है और देन गिलाटिस कंटिन्यू है, फेरेंक्स गिलाटिस कंटिन्यू है, क्योंकि एपिगिलाटिस अप है। जैसे एपिगिलाटिस डाउन हुआ तो रिजल्ट क्या हुई कि बोलस जो फेरेंक्स में आया, फेरेंक्स के बाद देन ये इसोफेगस में चला जाएगा। ये क्योंकि पार्ट जो है गिलाटिस पार्ट जो है अप हो गया और क्लोज हो गया, तो इसे हम कहते हैं स्वॉल्विंग मैकेनिज्म कहते हैं। होपफुली आपने इसमें थोड़ा सा समझ लिया होगा, यस या नो थोड़ा सा बताएं, अदरवाइज और भी हम देखेंगे कई और इलस्ट्रेशन के जरिए भी सीखने की कोशिश करेंगे। यस साहब, वाई आर एन, यस नो। मुजीब रहमान साहब, आपकी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? यस आप कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, जो कह रहे हैं थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आपने समझ लिया, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेटली। जैसे जब तक आप नहीं पढ़ेंगे या सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप यकीनन आप नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मैं तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2 × 3 = 6 आसान है, जब तक स्टूडेंट को याद नहीं करेगा तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। तो याद करना होता है स्टूडेंट को अल्टीमेटली। ठीक है, बुक्स पढ़े, फर्स्ट ईयर के टॉपिक है, इंटीग्रेशन में भी पढ़ रहे हैं और इतनी बड़ी इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, टेक्स्ट भी मौजूद है। अब याद करना, पढ़ना, समझना आपका काम। यहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा हम गाइड कर सकते हैं। अल्टीमेट जो वॉरियर तो आप हैं, हीरो तो आप हैं, लड़ेंगे आप इंट्रीजेस से तो वो तो आप हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ठीक, किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि व्हाट इज यूस्टेशन ट्यूब, एसटीबी के अंदर मौजूद है। यूस्टेशन ट्यूब एसटीबी बुक के अंदर है, रीडिंग है। जैसे मिडिल ईयर से, जैसे एक फेरेंक्स का रीजन है जिसे हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स रीजन, उसको कनेक्ट करने के लिए, जैसे एक्सटर्नल ईयर है ये, देन मिडिल ईयर और देन इंटरनल ईयर। ईयर के जैसे 3 रीजन होते हैं, तो मिडिल ईयर से एक जैसे ट्यूब है या पाइप है, नेजोफेरेंक्स रीजन तक आता है, उस कनेक्शन का नेम होता है यूस्टेशन ट्यूब। एसटीबी बुक के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी एक बॉक्स के अंदर पॉइंट है। ये ऑडिटरी ट्यूब भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ऑडिटरी ट्यूब कहते हैं। इज अ ट्यूब दैट लिंक्स नेजोफेरेंक्स रीजन, नेजोफेरेंक्स, फेरेंक्स के 3 रीजन होते हैं, तो उसमें एक अपर जैसे नेजोफेरेंक्स रीजन है, किसके साथ उसकी कनेक्शन या लिंक होगा, मिडिल ईयर के साथ होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके जो फंक्शन है 2 होते हैं इस यूस्टेशन ट्यूब के। एक फंक्शन है प्रेशर इक्वलाइजेशन है और दूसरा फंक्शन होता है म्यूकस ड्रेनेज होता है। प्रेशर इक्वलाइजेशन की मीनिंग ये होती है, जैसे अक्सर ह्यूमन ईयर्स जैसे कभी कभार पॉपिंग साउंड, जैसे कभी कभार हमारे कानों के अंदर आता है, खास तौर पे जैसे माउंटेनियस और हिली एरियाज के अंदर जब ड्राइवर्स या कभी कभार बहुत ड्राइवर्स होते हैं उनके यहाँ तो कानों के अंदर ये अक्सर होता है। बट अब कभी कभार जैसे हम जाएं तो वहाँ पे जैसे ये ऐसी जो ट्रेवल होता है तो उसमें उस वक्त हमारे कानों के अंदर एक पॉपिंग साउंड जैसा प्रोड्यूस होता है, या जैसे फ्लाइट्स के अंदर भी कभी कभार ऐसे पॉपिंग साउंड जैसे प्रोड्यूस होता है। फेमिलियर टू एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स, स्कूबा डाइवर्स और ड्राइवर्स इन माउंटेनियस रीजन, उनमें ऐसा एयर प्रेशर का जैसे प्रेशर इक्वलाइजेशन का कुछ इशू हो जाता है। फिर इवन जो एयरक्राफ्ट या जहाज जो एरोप्लेन होते हैं उसके अंदर बताया जाता है कि आप च्युइंगम खाएं या यानिक दें इस तरह से, ताकि जो है एयर प्रेशर आए, एयर प्रेशर इसकी इक्वलाइजेशन हो सके। उसके लिए जैसे कानों के जरिए जैसे एयर प्रेशर और देन जो है यानी करने से या च्युइंग करने से तो इसको प्रेशर, एयर प्रेशर और जैसे अंदर का जो प्रेशर है उसकी इक्वलाइजेशन हो सके, उस वजह से जो है ये यूस्टेशन होता है। दूसरा जो है इसका काम होता है म्यूकस ड्रेनेज होता है। म्यूकस ड्रेनेज इस तरह से कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कभी कभार होती है, एलर्जीज पे होती है, जिसकी वजह से यूस्टेशन ट्यूब जो है वो जैसे ये ट्यूब स्वालिंग हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड जमा हो जाती है और यही फ्लूइड जो आगे जो है बैक्टीरिया वगैरह उसमें और मजीद जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उसको ड्रेनेज या ड्रेन करने के लिए ये एक पाइप होना चाहिए। दूसरी मेम्ब्रेन्स भी होते हैं उनके भी ऊपर जैसे बैक्टीरिया या फंजाई अटैक करते हैं, उसकी वजह से जो म्यूकस बनती है उसको ड्रेन करने के लिए ये यूस्टेशन ट्यूब का होना जरूरी है। कहाँ होता है, थोड़ी सी इसकी इलस्ट्रेशन है। जैसे
यूस्टेशन ट्यूब, जैसे ये एक्सटर्नल ईयर्स है और एक्सटर्नल ईयर्स के बाद ये मिडिल ईयर का पोर्शन है, मिडिल ईयर के बाद ये यूस्टेशन ट्यूब है। पर्सन का नेम था, उस वजह से इससे आया यूस्टेशन ट्यूब। और ये जो नेसोफेरिक्स रीजन, फेरिक्स के 3 रीजन होते हैं, एक नेसोफेरिक्स जो अपर रीजन है, एक ओरोफेरिक्स, ओरो रेफर्स टू माउथ, ओरल कैविटी के बाद जो फेरिक्स का रीजन आता है, तीसरा जो फेरिक्स का रीजन होता है उसे कहते हैं लैरिंगोफेरिक्स। लैरिंगो रेफर्स टू लैरिंक्स, क्योंकि उसके बाद लैरिंक्स का रीजन आता है। तो नेसोफेरिक्स और मिडिल ईयर को कनेक्ट करने के लिए जैसे एक ट्यूब है, दैट इज कॉल्ड, जैसे ये मिडिल ईयर है और मिडिल ईयर के बाद ये नेसोफेरिक्स का रीजन है, उसको कनेक्ट करने के लिए यूस्टेशन ट्यूब होता है। प्रेशर इक्वलाइजेशन इसका जो है खास तौर पे फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से जो एक थोड़ा सा एसटीपी बुक की पॉइंट। तो अब उसके बाद जैसे एक हमारे एसटीपी बुक के अंदर हेडिंग है पेरिस्टाल्सिस। जैसे एसटीपी बुक के अंदर आप आएंगे पेज नंबर 253, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जस्ट आपको पता है कि जब भी हम फूड जैसे सवालो करते हैं, फूड सवालो करने के बाद जैसे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जैसे प्रोड्यूस होती रहती है टीआईडी के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, बिकॉज जैसे फूड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे जाना है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे फूड जीआईटी के अंदर पास होना है। जैसे सबसे पहले जैसे सवालिंग एक्शन की मदद से फेरिंक्स से इसोफेगस, और इसोफेगस से हमें एहसास नहीं है, हमें एहसास नहीं है कि फूड पास हो रहा है, बट यहाँ पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जैसे प्रोड्यूस होती रहती है, उसकी वजह से फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहा होता है। उस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फूड की जो मूवमेंट्स होती है उनके लिए जनरल टर्म इस्तेमाल होता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस जो है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो होती रहती है in front of food and allowed by the wave of strong contraction of circle behind the food propel the mass of food। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मूथ मसल है हमारा, जीआईटी स्मूथ मसल का बना हुआ है, जैसे उसमें फूड पास होगा, फूड पास होगा तो उसमें एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, तो वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल होगी बिहाइंड द बोलस, जैसे बोलस पास हो रहा है उसके बिहाइंड भी जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी, फोर्सेस इट टू फॉरवर्ड, ताकि इस फूड को फॉरवर्ड आगे डायरेक्शन में भेजा जाए। जैसे कोई भी अगर वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन फ्रंट ऑफ फूड इज अलोड बाय वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल बिहाइंड द फूड, एक इन फ्रंट और दूसरा बिहाइंड, वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन फ्रंट ऑफ फूड, वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन फ्रंट ऑफ फूड, इन फ्रंट ऑफ फूड रिलैक्सेशन, और बिहाइंड क्या है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसकी होगी, सर्कुलर मसल्स की, बिहाइंड द फूड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस देखें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स इन फ्रंट ऑफ फूड, इन फ्रंट ऑफ फूड यानी वेव ऑफ रिलैक्सेशन है, और बैक साइड पे फॉलोड बाय वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलर ऑफ सर्कुलर मसल बिहाइंड द फूड। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा प्रोपेल द मास ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ऐसी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस का अपोजिट टर्म होगा एंटी पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस। और एंटी पेरिस्टाल्सिस में यकीनन क्या होगा, एंटी पेरिस्टाल्सिस जब हम कह रहे हैं कि पेरिस्टाल्सिस के हवाले से जैसे फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो एंटी पेरिस्टाल्सिस में क्या हो सकता है, एंटी पेरिस्टाल्सिस में अगर स्टमक जो भरा हुआ है गैस्ट्रिक, जैसे ये जो स्पेस है स्टमक, उसके अंदर जैसे अगर हम फूड खाएं, भरा हुआ है स्टमक, तो कभी कभार किन डिसऑर्डर्स की वजह से, डिजीज की वजह से वोमिटिंग जैसे होती है ना, वोमिटिंग होती है, तो जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं, वोमिटिंग की वजह से जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं वो सब जो है रिवर्स डायरेक्शन में वापस जैसे वोमिटिंग की सूरत में माउथ से, ओरल कैविटी माउथ से बाहर आ जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस। यानी जो भी फिनोमेना अभी हम देख रहे हैं इसका जो बिल्कुल अपोजिट होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटी पेरिस्टाल्सिस, और इसकी वजह से जैसे दैट इज एंटी पेरिस्टाल्सिस की वजह से जैसे अपोजिट डायरेक्शन में ये फूड जो है जीआईटी से जैसे बाहर जाता है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा इसकी डिटेल तो नहीं है बट ये जहन में होना चाहिए, पेरिस्टाल्सिस एंटी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, तो इन पेरिस्टाल्सिस वेव ऑफ रिलैक्सेशन इन फ्रंट ऑफ फूड,
wave of relaxation in front of circular muscle in front of food is followed by wave of strong contraction of circular muscle उसके बैक साइड में। तो यकीनन क्या होगा, ये फूड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव करेगा। यहाँ पे जो है जैसे वेव ऑफ सर्कुलर मसल को रिलैक्सेशन की, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जो है फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे हम कहेंगे पेरिस्टाल्सिस। एज द फूड मूव्स इट एक्सपेंड्स द ट्यूब, जैसे ही फूड मूव करेगा, जैसे आप देखिए अगर जो इसोफेगस है वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा है, जैसे ही बोलस से पास होगा तो ये जो रीजन है थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, थोड़ा सा वाइड हो गया, बड़ा हो गया है, ठीक है। जैसे यहाँ से तो बोलस नहीं पास हो रहा है, बट जिस जिस इसोफेगस से बोलस पास हो रहा है तो थोड़ा सा ये वाइड भी हो गया है या एक्सपेंड हो गया है। एज द फूड मूव्स इट एक्सपेंड्स द ट्यूब वॉल, द एक्सपेंशन स्टिमुलस द पेरिस्टाल्सिस, जिसकी वजह से और मजीद जैसे पेरिस्टाल्सिस या ये ऐसी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती रहती है। समटाइम्स द पेरिस्टाल्सिस becomes opposite in direction called anti-peristalsis that lead to vomiting। कोई डिटेल या फिनोमेना नहीं है, हिस्ट्री बुक के अंदर भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, बट डायरेक्शन आपको ये ध्यान में होना चाहिए, जब पेरिस्टाल्सिस होगा यकीनन उसका एंटी पेरिस्टाल्सिस, जिस डायरेक्शन में फूड स्टमक तक आया तो इसी डायरेक्शन में वापस भी जा सकता है वोमिटिंग की सूरत में, दैट इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टाल्सिस। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। सबसे पहले आप देखिए, जैसे बोलस फेरेंक्स से इसोफेगस की तरफ आता है, इन फ्रंट ऑफ बोलस जो मसल्स होती है सर्कुलर मसल्स में रिलैक्सेशन होती है, बिहाइंड जो होता है उसमें स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शंस होती है, जिसकी वजह से बोलस आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस कहेंगे। जैसे ही बोलस पास होगा तो ये इसोफेगस के वॉल्स है तो ये थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, वाइड होती है, जिसकी वजह से और भी जैसे पेरिस्टाल्सिस या वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती रहती है। रिजल्ट क्या होगी कि रिजल्ट ये होगी, फूड या बोलस जो अभी बोलस है कहाँ तक पहुंचेगा, अब बोलस जो है स्टमक तक पहुंचाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होता है उसे एंटी पेरिस्टाल्सिस। ज्यादा आपका काम है थोड़ा सा याद करना, समझना, आप आगे आपका काम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि किस तरह से ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे देखें, लाइक जैसे बैक साइड पे कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स हैं और ये बोलस को, फूड बोलस को आगे जैसे प्रेस कर रहे हैं, और इसी तरह से ये यकीनन जैसे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी दी गई है, यानी जैसे बोलस पास होगा तो उसके बाद जो है वह यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, आगे जो बोलस से आगे जो रिलैक्सेशन होगी, इस तरह से होता है। तो जैसे बोलस पास होता है तो वो वाल जो है स्टमक, ये इसोफेगस की वाल है थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, जिसकी वजह से और मजीद ऐसी वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। अल्टीमेटली क्या होगा, बोलस जो है इसमें पहुंचेगा, बोलस जो है अब स्टमक में पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कंटीन्यूअस ट्यूब है हमारा, जीआईटी जो है कंटीन्यूअस ट्यूब है। कंटीन्यूअस ट्यूब की मीनिंग है ओरल कैविटी से लेकर अप टू द एनस कंटीन्यूअस ट्यूब है। तो जस्ट आपने ये भी पढ़ा है कि जैसे हर एक पार्ट स्पेशलाइज्ड नेचर होता है, स्ट्रक्चर के भी हवाले से और उनके फंक्शन के भी हवाले से। तो जस्ट इसोफेगस का इतना ही काम है कि फेरेंक्स से फूड को आगे मूव करना, कहाँ तक, स्टमक तक ये काम होता है। जस्ट एक स्ट्रेट ट्यूब का, इस स्ट्रेट ट्यूब का नेम होता है, स्ट्रेट ट्यूब का नेम है दैट इज इसोफेगस। ओ ई से भी लिखते हैं, जैसे आपको पता है ओ ई एस ओ, ऐसे भी लिखते हैं, जस्ट ई से भी लिखते हैं इसोफेगस, ठीक है। तो ये इस तरह से अब जो फूड जो है स्टमक तक पहुंच गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे कि स्टमक जैसे उसमें इसोफेगस और देन स्टमक। इसोफेगस की थोड़ी सी जैसे टेक्स्ट है, esophagus is the part of the digestive tube that extends between the pharynx and the stomach। pharynx और stomach के दरमियान है, और ये टोकिन टाइप के सवाल है कि लाइक 25 सेंटीमीटर इसकी जो है लाइक ये लेंथ है इसकी, and begins at the base of the pharynx and descend behind the trachea। जैसे फ्रंट पे जैसे ट्रेकिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके बिहाइंड जो है, अभी जैसे हमने सवालवे की मैकेनिज्म पढ़ी थी तब भी हमें नजर आया था, फ्रंट पे जैसे ट्रेकिया है और बैक साइड पे उसका इसोफेगस है। इसोफेगस डिसेंड बिहाइंड द ट्रेकिया। Digestion which started in the oral cavity continues into the esophagus। Esophagus is the passageway, so no digestion takes place here। passageway की मीनिंग है जस्ट रास्ता है, जस्ट रास्ता है, और क्योंकि आगे जैसे स्टमक तक ही फूड जाना है तो फेरेंक्स से
फेरेंक्स से फूड स्टमक तक आता है तो बाय द हेल्प ऑफ इसोफेगस आता है। जस्ट फौरन पास होके स्टमक तक आ जाता है, स्टमक तक, तो इसे हम कहते हैं कि ये पैसेज वे है, जस्ट पैसेज वे है, जिसकी वजह से फूड फेरेंक्स से पास हुआ, देन इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक में है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं, टोकन टाइप के भी कुछ सवाल है, जैसे एक लोकेशन है, कहाँ पे प्रेजेंट है, साइज क्या है, और ये भी मैं बायोलॉजी में ओवरऑल जैसे कहता है टोकन टाइप के सवाल है, बस याद करना ये है, याद करना थोड़े से प्रोसेस हैं, और बाकी इतनी कोई डिटेल तो है ही नहीं। जैसे क्रेमिक टाइप के सब्जेक्ट है, क्रेमिक टाइप का मेमोराइजेशन टाइप का सब्जेक्ट है, तो आप मेमोराइज करते जाएंगे। और अक्सर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है, जब मेमोराइजेशन नहीं होती तो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं है, तो ये अलग थोड़ी सी फिनोमेना है। मेमोराइज करना जरूरी है, मेमोराइज करना जरूरी, जो चीजें आप थोड़ा बहुत समझ भी रहे हैं उसको मेमोराइज करेंगे तो आखिर तक कहेंगे हाँ हमने समझ लिया। मेमोराइजेशन आप नहीं करेंगे तो दूसरे दिन कहेंगे हमें तो कुछ समझ भी नहीं है, या क्लास खत्म होने के बाद जैसे कहते हैं कि आज का टॉपिक तो बिल्कुल नहीं समझ, ऐसे कभी कभार कहते हैं कि बायोलॉजी का टॉपिक तो बायोलॉजी पूरी हमें नहीं समझ। उसके लिए जरूरी है कि आप मेमोराइजेशन करें, क्रेमिंग करें। जब आप क्रेमिंग करते जाएंगे तो इतनी आपकी जो सब्जेक्ट्स है ये बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स स्ट्रांग। इवन मेडिकल साइंसेस में जैसे पोजीशन होल्डर भी होते हैं वो भी क्रैमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा क्रैमिंग मेमोराइजेशन जिसकी पावर अच्छी होती है वही पोजीशन होल्डर होते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप क्रैमिंग करेंगे, आपको यही इनलार्ज सेगमेंट है। इनलार्ज क्यों कहते हैं भाई? इनलार्ज इस वजह से कहते हैं बिकॉज जैसे इसोफेगस था वो तो नैरो पार्ट था, इतना बड़ा उसका डायमीटर नहीं था, बट जैसे स्टमक पार्ट आता है तो ये थोड़ी सी इस जीआईटी की जो साइज है थोड़ी सी डायमीटर के हवाले से ये वाइड हो गई, तो उसे कहेंगे इनलार्ज सेगमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। लेफ्ट पार्ट जैसे अगर हम अपनी बॉडी के हवाले से देखें तो लेफ्ट साइड जैसे ये रिब केज एंड स्टर्नम खत्म हुआ और उसके बाद बीच में जैसे आपको पता है डायाफ्रेम है, डायाफ्रेम की शीट के नीचे लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है। पहली डायग्राम जैसे ह्यूमन की डायग्राम है जिसमें पूरा जीआईटी आपने देखा था, तो उसमें भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। एसटीबी में भी डायग्राम है, एनटीबी में डायग्राम है। आप स्टमक को देखेंगे लेफ्ट साइड पे, स्टमक लेफ्ट साइड पे होता है, लिवर राइट साइड पे होता है, ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, स्टमक लेफ्ट साइड, लेफ्ट सुपीरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इमीडिएटली बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है। और इसकी जो ओवरऑल जो शेप के हवाले से जैसे जे शेप इसको कहा जाता है, व्हेन एम्प्टी द स्टमक इज कंटीन्यूअस विद द इसोफेगस। जब ये खाली होता है तो जाहिर खाली मींस फूड इसमें नहीं होता है, तो यकीनन हम इसे कहेंगे ये एम्प्टी, स्टमक एम्प्टी है। जैसे हमें जो भूख लगती है तो कहते हैं कि हमारा स्टमक एम्प्टी हो गया, एम्प्टी की मीनिंग है ये खाली जगह। तो व्हेन एम्प्टी द स्टमक इज कंटीन्यूअस विद द इसोफेगस इंटीरियरली एंड एम्प्टाइज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन पोस्टीरियरली। ठीक है, तो जब स्टमक खाली होता है और उसके बाद जैसे खाली होता है तो इसका फूड कंटेंट कहाँ जाएगी? फूड कंटेंट यकीनन आगे नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहला पार्ट है ड्यूडेनम, उसके साथ इसका कनेक्शन होता है जो, तो सारा स्टमक का फूड जो अब आगे जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, सवाई वोमिटिंग या एंटी पेरिस्टालसिस के फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे ही फूड जाएगा। स्टमक के बाद यहाँ पे रुकता है आर्जी तौर पे 4 to 6 आवर्स तक यहाँ पे फूड की प्रोसेसिंग होती है, डाइजेशन होती है, और जब तक ये फूड बड़ा होता है ऐसा थोड़ा बहुत इसमें डाइजेशन का भी अमल हो रहा होता है। देन आगे स्टमक का काम है कि आगे जो है जैसे हाफ डाइजेस्टेड फूड हो तो आगे भेजना उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो देन जो है एम्प्टाइज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पोस्टीरियरली, यानी जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके जरिए, जैसे ये पोस्टीरियर पार्ट के जरिए अपने जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सब उनको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेंगे। इसका जो इंटीरियर पार्ट है ये इंटीरियर पार्ट इसोफेगस से कनेक्टेड है, इंटीरियर पार्ट इसोफेगस से कनेक्टेड है, पोस्टीरियर पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये आगे जितने भी कंटेंट्स होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेंगे। और जस्ट इस ये जो सहकार बैग है, जस्ट हम कहेंगे सहकार बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और जब ये खाली होता है तो इतना एक्सपेंशन नहीं होती, जब फूड से भर जाता है तो इसमें एक्सपेंशन होती है। तो बैग या सैक है तो यकीनन यहाँ पे भी स्फिंक्टर्स होने चाहिए। तो कोई भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें मटेरियल्स की मूवमेंट होती है, तो इन मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्मूथ मसल्स के स्फिंक्टर्स होते हैं।
जैसे स्फिंक्टर्स ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यानी ये जो उस जगह पे लाइक वो क्लोज हो जाएगी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे भी स्फिंक्टर है और इस जगह भी स्फिंक्टर है। एक बार जैसे फूड आया, जैसे स्टमक के अंदर एक बार जैसे फूड आया, तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर और नीचे पोस्टीरियर एंड पे स्फिंक्टर। तो फूड यहीं पे स्टॉप होगा, रुकेगा, डायरेक्टली इस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ नहीं जाएगा, या वापस जैसे इसोफेगस में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एंड्स पे, इंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पे स्फिंक्टर्स है। इंटीरियर एंड पे जैसे कार्डियक स्फिंक्टर है, पोस्टीरियर एंड पे पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जिनके नेम आपको याद करने, कार्डियक एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे अब नेक्स्ट आते हैं, द ओपनिंग फ्रॉम द इसोफेगस इनटू द स्टमक इज कॉल्ड कार्डियक ओपनिंग लोकेटेड नियर द हार्ट। इस वजह से इसका नेम कार्डियक ओपनिंग रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है, या जिसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ दो ऑर्गन है। कौन से दो ऑर्गन है? कौन से दो ऑर्गन है? कि लिवर है, दूसरे जो है दूसरे ऑर्गन का नेम हार्ट है। लिवर एंड हार्ट है, बीच में डायफ्रेम आ गई। डायफ्रेम के बाद जो जैसे बाकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, पोजीशन या लोकेशन जो है इसके हार्ट के साथ होती है, तो इस वजह से इस एंड को हम कहेंगे कार्डियक स्टमक या कार्डियक रीजन। तो इसमें स्फिंक्टर्स जो होंगे उन्हें सराउंड द कार्डियक ओपनिंग, तो उन्हें हम कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर्स। और आते हैं इलस्ट्रेशन में, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज द बॉडी व्हिच नैरोस फ्रॉम पाइलोरिक ओपनिंग गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। सिंपली ये है कि इंटीरियर पार्ट पे जैसे ये कार्डियक स्फिंक्टर होंगे और पोस्टीरियर पार्ट में ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। बीच में जो मेन पार्ट है स्टमक का उसे बॉडी कहते हैं। इलस्ट्रेशन पे आते हैं, अभी तो जैसे ये रीडिंग की है, इसके इलस्ट्रेशन पे आते हैं। जैसे अगर स्टमक को देखा जाए तो इसोफेगस से ये आगे कंटिन्यूस है, तो पहला पार्ट होता है जिसे कहते हैं कार्डिया कहते हैं, और इस कर्व को कहते हैं जो फंडस कहते हैं। मेन पार्ट जैसे अभी हमने पढ़ा है कि उसे बॉडी कहते हैं। जैसे नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट, नंबर 3 पार्ट बॉडी, और जो चौथा पार्ट है उसे कहेंगे पाइलोरिस कहते हैं, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर आगे मौजूद है। तो स्टमक के 4 रीजन होते हैं। जैसे एक कार्डिया है, कार्डिया इज वेयर द contents of the esophagus empty into the stomach। जैसे इसोफेगस के कंटेंट्स या जो भी यहाँ पे बोलस आ रहा है जिस जगह पे स्टमक में आके देता है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कार्डिया। कार्डिया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कार्डिया। और यहाँ पे स्फिंक्टर होगा उसे कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है फंडस इज फाउंड अपर कर्व्ड पार्ट। ये जो अपर कर्व्ड पार्ट होता है इसका नेम होता है फंडस। दिस अपर कर्व्ड पार्ट इज कॉल्ड फंडस। बाकी मेन पार्ट है, main part of the stomach is called the body। Number 3, body is the main central region of the stomach। main central region stomach का उसे body कहते हैं। चौथा और आखिरी पार्ट है जिसे पाइलोरिस कहते हैं। और जैसे लिटरेरी मीनिंग जैसे गेट कीपर की है, गेट कीपर की मीनिंग ये है कि यहाँ के जो कंटेंट्स है आप ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो यहाँ पे स्फिंक्टर भी होगा, उसका नेम भी होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। द लोअर इज द लोअर secretion of the stomach that empties into the content into the duodenum। तो पाइलोरिस के बाद देन जो duodenum में जाएगा। तो ओवरऑल जैसे यहाँ पे भी कर्व होती है, ये भी कर्व है। जैसे आप यकीनन जैसे आप जितने भी ऐसे कर्व है, ऐसे नहीं कि आप स्टमक को इस तरह से बना लें अपनी चॉइस पे कि ये स्टमक है, नहीं। एक कर्व इस जगह पे होती है, यहाँ पे बड़ी कर्व है, और अंदर की तरफ भी कर्व होती है, कर्व होती है। जैसे ये लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक है, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है। और यहाँ पे जैसे आप देखें कार्डियक नॉच, और ये भी जैसे फंडस भी जैसे हमने पढ़ा था इज फाउंड बाय द अपर कर्व्ड पार्ट। ये भी कर्व्ड पार्ट होगा, ये भी कर्व्ड पार्ट होगा, अंदर की तरफ भी कर्व होगी। कर्व्स बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टमक की 4 रीजन। और अब हम जैसे देखते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पे होते हैं। जैसे ये जो स्फिंक्टर है, जैसे अभी हमने नोट किया था, ये रीजन जैसे स्टमक अपना कंटेंट जो स्टमक के पहले पार्ट में देते हैं उसका नेम है कार्डिया। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर्स हैं इन्हें हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसी तरह से जब स्टमक अपने कंटेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडिनम को देते हैं, तो यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये कार्डियक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर जैसे ये क्लोज हो जाता है, तो ये कंटेंट्स है ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जैसे आप कहें ना ये सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे सैक या बैग होती है, कोई भी जैसे अगर नीचे भी बंद है और उसका मुंह है, उसका अगर हम किसी रोप से, रस्सी से, धागे से बंद कर दें,
तो जाहिर है उसके कंटेंट इसी बैग के अंदर पड़े होते हैं। जाहिर है उस रोप या रस्सी या धागे को हम खोलेंगे तो ही जैसे उसका ओपनिंग होगा। तो जब भी जैसे एंटी पेरिस्टालसिस होती है, फोर्स स्टमक पे आती है, तो ही वोमिटिंग होती है, तो उस वक्त ये जो है जैसे कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होते हैं। अदरवाइज जैसे एक बार अंदर आया तो उसके बाद जैसे यकीनन ये बाहर नहीं है। इसी तरह से पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह से यकदम जैसे हम फूड खाते हैं, यकदम जो जीआईटी के अंदर आके डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं जाता है, या एनस से पास नहीं हो सकता। वाई बिकॉज यहाँ पे भी स्फिंक्टर है जिसका नेम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इन स्फिंक्टर्स की वजह से जैसे तकरीबन 4 to 6 आवर्स तक जो है ये फूड इसके अंदर रहता है, स्टमक रीजन के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये आप देखिए, दोबारा रीजन भी याद करते जाएं। जैसे इलस्ट्रेशन आप देखते जाते हैं तो रीजन भी याद करें। पहले रीजन को कहते हैं कार्डिया, दूसरे रीजन जैसे कर्व्ड है उसे फंडस कहते हैं, तीसरे रीजन मेन रीजन इज कॉल्ड एज बॉडी, और चौथा रीजन आखिरी रीजन है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरस। ये चौथा और आखिरी रीजन है। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर देन जो है लाइक आगे ड्यूटेनम में कर्व बनाना जरूरी है। जैसे ये ग्रेटर कर्व है, ये अपर पार्ट की कर्व है, और ये लेसर कर्व है, इनर कर्वेचर है। ठीक है, इस तरह से कर्व स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि अगर इसका हम सेक्शन करेंगे, बस जाहिर तो हमें स्टमक के अंदर ऐसे 4 रीजन्स नजर आएंगे, बट सेक्शन करेंगे तो हमें 4 इनके लेयर्स नजर आएंगे। कौन से? जैसे हमने पहले ही पढ़ा सेरोसा सबसे बाहर, उसके बाद मस्क्यूलरिस लेयर के बाद सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर जो होगा वो म्यूकोसा होगा। तो 4 लेयर्स हैं। ये भी यहाँ स्टमक के अंदर भी 4 लेयर्स होते हैं, बट इनके अंदर और भी अंदर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, एसटीबी बुक के अंदर भी तस्वीर है, गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं। रूगा सिंगुलर है, जी से भी पढ़ते रूगी प्लूरल। तो ये फोल्ड्स को हम कहते हैं, अंदर जो फोल्ड्स मौजूद होते हैं, इनकी वजह से स्टमक जैसे फूड कंटेंट्स जैसे आते हैं तो ये एक्सपेंशन होती है, इन रूगी की वजह से होती है। तो अब थोड़ी सी रूगी को भी डिस्कस करते हैं। पहले हम इनके जो है यकीनन जो 4 रीजन है, अगर हम सेक्शन करेंगे तो आउटर मोस्ट जो होगा उसका नेम होगा सेरोसा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टमक। और इसी तरह से दूसरा लेयर है जैसे मस्क्यूलरिस कहेंगे। मस्क्यूलरिस के अंदर क्या होती है? मसल्स होती है। स्टमक कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ द मसल्स। एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, मिडिल सर्कुलर मसल्स का लेयर होता है, और इनर जो है कॉल्यूमिनर ओब्लिक मसल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई बिकॉज स्टमक की मसल्स थोड़ी सी ज्यादा और स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पे फूड रुकता भी है, जैसे चर्निंग एक्शन भी है, और जैसे मैकेनिकल डाइजेशन भी है। तो इस वजह से जो थोड़ी सी मसल्स के 3 लेयर्स होते हैं, एक आउटर लेयर होता है, दूसरा मिडिल लेयर होता है, और तीसरा इनर लेयर है। इलस्ट्रेशन में भी देखेंगे इन तीनों लेयर्स को। आउटर लेयर जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कहलाएंगे, सर्कुलर मसल्स कहलाएंगे, और ये ओब्लिक मसल्स कहलाएंगे। ओब्लिक की मीनिंग होती है टेढ़ी, जैसे हम आमतौर पे लेमेन्स लैंग्वेज में कहते हैं ऑब्लिक 1, ऑब्लिक 2, ऑब्लिक नथिंग बट दैट इज द ऑब्लिकली। जैसे आपको पता है सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स, 3 लेयर्स है। सब म्यूकोसा उसके अंदर हमेशा जैसे आपको पता है कि ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, तो इसे हम कहते हैं सब म्यूकोसा। सबसे अंदर का इनर मोस्ट लेयर होता है उसे म्यूकोसा कहते हैं। सरफेस दैट फॉर्म्स न्यूमरस ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पिट्स व्हिच आर द ओब्लिक्स। पिट की मीनिंग ही जैसे ओपनिंग होती है, इसमें काफी सारी पिट्स होती है जिसे हम ओपनिंग भी कहते हैं, फॉर द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जिससे आपको पता है कि स्टमक जो है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी है। जैसे जस्ट आप ये ना समझें कि इसमें आर्थिक तौर पे फूड स्टोर होता है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जिनकी सिक्रीशंस होती है, जिसमें काफी सारे एंजाइम्स भी होते हैं, जो एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट भी करते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन हो आएंगी, यकीनन उनके लिए ओपनिंग होनी चाहिए ताकि वो स्टमक में आए और स्टमक के अंदर जितने कंटेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करें। तो उसकी जो गैस्ट्रिक ओपनिंग्स का होना जरूरी है। ओपनिंग की मीनिंग है सुराख, तो उन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट और ओपनिंग। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में गैस्ट्रिक पिट्स कहेंगे, सिंपली हम कहेंगे कि ये सुराख है जिसमें जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो आके स्टमक के अंदर खाली होती है फॉर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो इसे हम कहते हैं कि ये जो 4 लेयर्स हैं, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड दैट इज द म्यूकोसा। हम इनकी एक इलस्ट्रेशन भी देखते हैं कि किस तरह से ये 3 टाइप की, खास तौर पे 3 टाइप
सबसे बाहर जैसे आपने देखा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का लेयर है। उसके बाद सर्कुलर मसल्स का लेयर है, नंबर 2 सर्कुलर मसल। और तीसरा जो है ओब्लिकली मसल्स है, जैसे ये ओब्लिक मसल्स है। ठीक है, आउटर जो है 3 लेयर्स कौन से, आउटर जो है दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, मिडिल लेयर है दैट इज सर्कुलर मसल्स, और इनर जो ओब्लिकली कोलुमेलर एपिथेलियम, इनकी जो ओब्लिक मसल्स का लेयर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 जो लेयर्स होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का लेयर, सर्कुलर मसल्स का लेयर, और सर्कुलर मसल्स के लेयर के बाद है ओब्लिक मसल्स का लेयर। ये जो फोल्ड्स इसकी बात कर रहे थे ना, कि पूरा स्टमक है उसके अंदर ऐसे फोल्ड्स मौजूद है, जिन्हें कहते हैं गैस्ट्रिक रूगी कहते हैं। रूगा सिंगुलर होता है, ई ऐड करने से प्लूरल होता है। ये पूरे स्टमक के अंदर ऐसे फोल्ड्स होते हैं। जैसे हम फूड खाते हैं तो स्टमक भर जाता है, तो इन गैस्ट्रिक रूगी की वजह से। ठीक है, बाकी जैसे हमने पहले से पढ़ा है कि आउटर मोस्ट कवर जो होता है उसे कहेंगे सेरोसा, दूसरा जो मस्क्यूलरिस लेयर होता है, तीसरा जो होता है सब म्यूकोजा, और इनर मोस्ट सबसे अंदर जो है उसे म्यूकोजा कहते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक पिट्स हैं। वाई बिकॉज जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे उनकी सीक्रेशन के लिए अंदर जो दाखिल होने के लिए ऐसे। तो इस सेक्शन के अंदर हमने ये सीखा कि कौन कौन सी मसल्स हैं। आउटर वन दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल मसल, मिडिल वन दैट इज द सर्कुलर मसल्स, और देन जो ओब्लिक मसल्स है। ठीक है, ये सबसे बाहर का जो लेयर था ये सेरोसा, दूसरा ये मस्कुलरिस लेयर है, तीसरा जो सब म्यूकोजा लेयर है, और चौथा इनर वन दैट इज होता है वो म्यूकोजा होता है। बाकी अंदर म्यूकोजा के अंदर ऐसे रूगी और फोल्ड्स भी मौजूद है। रूगी और फोल्ड्स, एक रूगी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये रूगी, गैस्ट्रिक रूगी, गैस्ट्रिक रूगी जो होता है, थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट है, ये स्टमक के अंदर ऐसे सारे फोल्ड्स होते हैं। गैस्ट्रिक रूगी आर द कॉइल्ड सेक्शन ऑफ टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल लेयर्स। उनके अंदर ऐसे कॉइल्ड टिश्यूज हैं ऑफ द स्टमक। दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी बाय अलोइंग द स्टमक टू एक्सपैंड व्हेन बोलस एंटर्स। तो ये स्टमक को एक्सपेंड होने देता है जब भी बोलस वगैरह एंटर होते हैं। वाई बिकॉज यहाँ पे कॉइल्ड सेक्शंस इनके मौजूद है, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक रूबी कहते हैं। गैस्ट्रिक रूबी ये हमारे बुक में नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। जस्ट आपको थोड़ा सा गैस्ट्रिक रूबी के बारे में सीखना है कि होते क्या है। गैस्ट्रिक रूबी आर कॉइल्ड सेक्रेशन सेक्शंस ऑफ टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन द म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल लेयर। जैसे आपको पता है ना 4 लेयर है, सबसे बाहर का जो लेयर है सेरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा सब म्यूकोजा, और चौथा जो लेयर होता है उसे म्यूकोजा कहते हैं। तो ये सेक्शन किसके हैं? सेक्शंस ऑफ द टिश्यू दैट एग्जिस्ट इन द mucosal and submucosal layers of stomach. They provide elasticity by allowing the stomach to expand. Stomach जो भर जाता है, expansion होती है, wide होता है when a bolus enters it, and these folds stretch outward through the action of mechanoreceptor which respond to the increase in pressure, and this allows the stomach to expand, therefore increasing the volume of the stomach without increasing the pressure. वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज नहीं। जैसे हम फूड खाते हैं, जैसे फूड खाते हैं कहते हैं कि हमारा स्टमक भर गया है, तो उसका प्रेशर नहीं होता है उसका। जैसे अगर इतनी ज्यादा चीजें आए तो यकीनन, जैसे आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स के हवाले से पढ़ा होगा, तो इनका प्रेशर भी डेवलप हो, बट प्रेशर डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस रोगी की वजह से होता है। ठीक है, सो दे आल्सो प्रोवाइड द स्टमक विद इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग डाइजेशन। बहरहाल ये रूबी के हवाले से तो गैस्ट्रिक रूबी इन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक रूबी, जो फोल्ड्स है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा सेक्शन की है। उसके बाद जैसे सेरोसा वगैरह, तो अब हम इसके अंदर जैसे डिस्कस करेंगे कि म्यूकोजा, खास तौर पे म्यूकोजा सेल्स के हवाले से है कि म्यूकोजा के अंदर कौन कौन से जो है फर्दर सेल्स म्यूकोजा। म्यूकोजा के अंदर जैसे ये हमारे एनटीपी बुक के अंदर 254 पेज पे आप आएंगे, अपने बुक को जरा देखेंगे तो 4 लेयर तो हमने पढ़े। कौन सी 4 लेयर? आउटर वन दैट इज द सेरोसा, और दूसरा जो लेयर होता है मस्क्यूलरिस लेयर, और तीसरा जो लेयर है उसे कहेंगे सब म्यूकोजा, और चौथा जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोजा, जो इनर मोस्ट है। म्यूकोजा के अंदर जैसे आपने अभी पढ़ा कि गैस्ट्रिक पिट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स,
पिट्स या सुराख जिनके ये ओपनिंग है और जिनके कंटेंट्स होंगे सीक्रेशन आगे स्टमक में आती है। तो गैस्ट्रिक पिट किसके लिए होते हैं? यहाँ पे जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या इंक्लूड है? नंबर वन, पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल। पेराइटल सेल को ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हैं। दे प्रोड्यूस HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। आगे हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसे गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका काम होता है नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, ये इस इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए, जैसे नेसेसरी होता है उसके लिए। बहरहाल इसमें आगे डिटेल में इतनी नहीं है, बट हम यहाँ पे नोट करेंगे इट प्रोड्यूस HCl। पेराइटल सेल्स जो होते हैं वो, जैसे ऑक्सेंटिक सेल भी कहते हैं, वो HCl प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बिकॉज स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है लिटिल बिट एसिडिक इन नेचर होता है। और आप स्टूडेंट्स को ये भी जहन में है कि एंजाइम्स होते हैं, हर एक एंजाइम का एक खास पीएच होता है, उस पर वर्क करते हैं। तो कुछ ऐसे एंजाइम जैसे जिनको एसिडिक मीडियम में काम करना होता है, तो जाहिर है एसिडिक मीडियम कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए जरूरी है, नेचर ने ये हमें दिया है, गिफ्ट दिया है कि जैसे पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं वो एक HCl भी प्रोड्यूस करते हैं कि अगर कोई इस तरह के एंजाइम्स हैं जिनको पीएच कम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, जिनका एक्शन होना है, तो उसके लिए जो है ये पेराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स। दूसरे G फॉर जाइमोजेनिक सेल्स, जिसे कहते हैं जाइमोजिन भी जिसे कहते हैं, ये पेप्सिनोजिन सीक्रेट करते हैं। काफी सारे हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ये एक्टिव इसका फॉर्म होता है वो पेप्सिन होता है। पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। थोड़ा बहुत अगर आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि शुरू में पेप्सिनोजिन प्रोड्यूस होता है। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। पेप्सिन कौन करता है? कन्वर्ट इसको HCl करता है। जब भी बोलस या फूड जैसे आपके स्टमक में पहुंचेगा, उसके बाद ही ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगे, तभी ये अपनी सीक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। तो जहन में तो आता है ना हमारे यहाँ HCl प्रोड्यूस होता है, तो ये खतरनाक क्यों नहीं है? HCl तभी ऐसी गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होंगे जब स्टमक के अंदर फूड कंटेंट होंगे, तो ही जो है गैस्ट्रिक सीक्रेशन रिलीज होगी। अदरवाइज हर वक्त गैस्ट्रिक सीक्रेशन रिलीज नहीं। एबनॉर्मल या डिजीज मैकेनिज्म में रिलीज हो तो अलग चीज है, अदरवाइज नॉर्मली ये होता है कि जैसे नॉर्मली जैसे तभी जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन रिलीज होगी जब फूड कंटेंट्स स्टमक के अंदर आएंगे। तो जैसे फूड कंटेंट स्टमक के अंदर आएंगे, पेप्सिनोजिन भी रिलीज होगा और ये जैसे HCl भी प्रोड्यूस होगा। पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl। उसके बाद एक एंडोक्राइन सेल्स भी है, सीक्रेट द हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? जैसे एक गैस्ट्रिन हार्मोन है। गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगी। आगे हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक जूस, यकीनन गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर जैसे HCl है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिनोजिन है, और इसी तरह से म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसे कलेक्टिवली कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस तब रिलीज होगी जब ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा। गैस्ट्रिन हार्मोन कौन रिलीज कराएगा? गैस्ट्रिन हार्मोन ये भी जैसे एक एंडोक्राइन सेल्स है, बिकॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सीक्रेशन होती है उसे हम कहते हैं हार्मोन कहते हैं। द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन। इंटर में इसकी थोड़ी सी डिटेल टॉपिक भी मौजूद है। तो ये हार्मोन, इसका नेम क्या है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन, ठीक है। तो ये ऐसे लफ्ज जो है थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपको यकीनन थोड़े थोड़े से याद करने चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। तो ये स्टमक के अंदर ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक के अंदर ऐसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सेरोसा पार्ट है, ये एंटीबी में देख रहे थे। सेरोसा पार्ट इसके बारे में कंटेन्स है secretory epithelium layer and a thin connective tissue layer that reduces the friction from muscle movement। उसके अंदर लाइक सेरोसा पार्ट के अंदर ये भी एक थोड़ी सी पॉइंट है हमारे एंटीबी में मौजूद है। बाकी जैसे आपको पता है कि 4 लेयर है, तो हमने ये तक पढ़े हैं। जैसे बाकी जैसे मजीद जैसे सेल्स हैं स्टमक के अंदर, जैसे एक गोबलेट सेल्स है, गोबलेट सेल्स है प्रोड्यूस म्यूकस। पेराइटल सेल्स है गैस्ट्रिक एसिड और HCl प्रोड्यूस करेंगे।
एक जीव सेल्स है जो पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करेंगे, एक टी सेल है सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करेंगे, ये की आगे डिटेल नहीं है। एक जी सेल है जो गेस्टिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ये गेस्टिन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। आगे इनकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी सी आएंगी, यहाँ पे एक शार्ट में मौजूद है। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक कौन से, जैसे 4 सेल्स हैं, जैसे नंबर 1 गोबलेट सेल्स हैं। तो गोबलेट सेल, ये जो कलर जो आपको नजर आ रहा है ये गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स विच प्रोड्यूस म्यूकस इन द सरफेस। और ऑक्सेंटिक सेल्स हैं जो एक्सियल और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सेंटिक सेल। और इसी तरह से जी सेल भी है, जाइमोजेनिक सेल्स भी है, हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स जी सेल है। तो ये सारी चीजें आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब जो है this is the class of receive by next thing.